नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी तकरीबन 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन चुनाव से करीब 1 साल पहले ही यूपी की सियासत में हलचल तेज होती साफ नजर आ रही है और इस हलचल का सबसे ज्यादा असर बीजेपी में ही नजर आ रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि संगठन के महामंत्री बीएल संतोष 20 दिनों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में अपना दूसरा दौरा कर रहे हैं और इन 20 दिनों के बीच प्रदेश में जबरदस्त सियासी हलचल देखी गई है। शुरुआत तब हुई जब लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू हुआ है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ अचानक 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचते हैं। इस बीच पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। इस पूरी हलचल के बीच कयास ये तक लगाए गए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी का चेहरा तक बदल सकती है। हालांकि यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि 2022 के चुनाव में पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। वहीं अब संगठन के महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर यूपी के दौरे पर हैं। उनके साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठकों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र के प्रमुख मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों के आगामी समय में यूपी में होने वाले कार्यक्रम तय किए जाएंगे। लेकिन जिस तेजी के साथ बीजेपी 2022 की रणनीति तय कर रही है और बैठकों का दौर जारी है, एक सवाल यह भी उठता है यहां पर कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? इन दौरों की रणनीतियों की इनसाइड स्टोरी क्या है, सब कुछ जानने के लिए अगले 1 घंटे की आज हमारी चर्चा होने वाली है। विस्तार से आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे और हम समझेंगे कि आखिर चुनाव की तैयारी में जो हलचल लगातार जारी है वो क्या है। बीएल संतोष का यह दूसरा दौरा है। चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए बीएल संतोष यहां पर पहुंचे हैं और लगातार रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है। 2022 चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा क्योंकि उसी के आधार पर अब संगठन रात दिन काम करने वाला है। पीएम मोदी के यूपी दौरों को लेकर भी चर्चा संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी कब कब उत्तर प्रदेश आएंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे, जनता से कैसे उनका संपर्क हो पाएगा। इन सभी रणनीतियों पर अब चर्चा होगी। संगठन में हुए बदलाव की समीक्षा भी की जा रही कि जो संगठनात्मक संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं उनमें किस तरह की और तैयारियों की जरूरत है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड किस तरह से तैयार होंगे उस पर भी मंथन होगा। और 20 दिनों के अंदर बीएल संतोष का यह दूसरा दौरा है जिसमें लगातार चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए बीएल संतोष यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बताएं कि लगातार यहां पर इस बात की भी चर्चा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश आएंगे तो उनकी रैलियों का रोड मैप क्या होने वाला है, किस तरह से वर्चुअल वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकते हैं। जो जिला संगठन के तमाम प्रभारी हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी सीधे कैसे और कब बात करेंगे, इन सभी पर रणनीतिक चर्चा होगी। साथ ही अमित शाह की क्या जिम्मेदारियां होने वाली हैं, वो किस तरह से लोगों से जुड़ने वाले हैं, किस तरह से वो फीडबैक लेना चाहते हैं और क्या उनको संगठन के अंदर चाहिए, इसकी भी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। तो 20 दिनों के अंदर बीएल संतोष दूसरी बार लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने भी 2 दिनों का दिल्ली दौरा किया था। यह बीजेपी की हलचल लगातार जारी है जिसके बारे में प्राइम न्यूज आपको लगातार बताता हुआ आया है। और स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में मौजूद रहे थे, यह भी आपको प्राइम न्यूज ने अपडेट किया। और साथ ही आपको बताएं कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और इसके हिसाब से ही इस बार टिकट का बंटवारा होगा। जिसने जितना काम किया उसी के हिसाब से उसको जिम्मेदारी मिलेगी और पीएम के करीबी ए.के. शर्मा को संगठन में जगह दी गई। इसके बारे में भी ये प्राइम न्यूज आपको सबसे पहले अपडेट कर चुका है कि किस तरह से उनको प्रदेश में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संगठन के अंदर दी गई है बीजेपी में। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में ही चुनाव की बागडोर रहने वाली है, यह भी लगातार साफ हो चुका है। लेकिन बीएल संतोष दूसरी बार 20 दिनों के अंदर लखनऊ आए हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है, आज प्राइम न्यूज आपको वो बताने जा रहा है। हम आपको ये समझाएंगे कि आखिर अंदर की हलचल क्या है, क्या कुछ मंथन हो रहा है, क्या क्या यहां पर नया रणनीतिक बदलाव हो सकता है क्या, तो इनसाइड स्टोरी क्या है। इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे और ये समझने की हम कोशिश करेंगे। लगातार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें अंदर की तैयारी क्या है और संगठन के स्तर पर यही हलचल आखिर देखी क्यों जा रही है। मेहमानों के पास हम जाएंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने संवाददाता जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, आपसे समझना चाहते हैं बीजेपी में अंदर खाने में आखिर क्या चल रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है। 20 दिनों के अंदर बीएल संतोष दूसरी बार आए हैं, क्या संगठन को लेकर कोई बड़ी हलचल चल रही है क्या अंदर ही अंदर? देखिए आलोक, कहीं न कहीं इनसाइड स्टोरी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो बीएल संतोष है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनका इस महीने में दूसरा दौरा है। और साफ तौर पे बीएल संतोष जब आए थे तब उन्होंने तमाम पदाधिकारियों से, तमाम विधायकों से और साथ ही साथ मंत्रियों से फीडबैक लिया था कि किनके जिले में कितना काम हुआ, क्या क्या काम बाकी रह गए और जो नाराजगी सामने आ रही थी
कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के दौरान विधायकों ने पत्र लिखे थे, सांसदों ने पत्र लिखे थे कि उनके जिले में अव्यवस्थाएं, विकास नहीं हुआ, सुविधाएं नहीं मिली, ऐसी तमाम चीजें हैं। और इनसाइड स्टोरी में सिर्फ एक बात है कि चुनाव 2022 में किस आधार पर, किस रणनीति के तहत चला जाए। बीएल संतोष तमाम फीडबैक लेकर दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने जो केंद्र नेतृत्व है उनको रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, तमाम दिल्ली में बैठक हुई थी। और कहीं ना कहीं बीएल संतोष का जो दूसरा दौरा है, ये दूसरा जो दौरा आज से शुरू हुआ है, उसकी सिर्फ एक कहानी है कि बीएल संतोष ने जो सरकार को होमवर्क दिया था, क्या वो सरकार ने होमवर्क पूरा किया या नहीं किया? क्या विधायकों की नाराजगी दूर की जा रही है, उस पर काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? विधायकों के जो जिले में विकास कार्य नहीं हुए, क्या वो विकास कार्यों में तेजी आई या नहीं आई? ऐसी ये चीजें कहीं ना कहीं इनसाइड स्टोरी की एक वहां, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और एक केंद्र नेतृत्व में लखनऊ आने वाले हैं और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के आने से पहले सभी चीजों को ठीक से व्यवस्थित कर लिया जाए, सब कुछ ठीक कर लिया जाए। और कहीं ना कहीं 2022 की चुनाव की रणनीति है आलोक, वो कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व आने से पहले वो सब कुछ सही हो जाए। तमाम जो जिम्मेदारी, अभी हाल में ही देखा था, कल मीडिया पैनल की लिस्ट जारी हुई थी, जो पद खाली दिए थे, बीएल संतोष जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि तमाम पद जो खाली है उसकी रिपोर्ट लेके गए थे। वैसे ही बीएल संतोष के जाने के बाद, तमाम बैठकों के बाद अब सारे पद भरने की जो कवायद है वो लगभग पूरी हो चुकी है। मीडिया पैनलिस्ट का पूरा पद भर दिए गए, उपाध्यक्ष के तौर पर AK शर्मा को भेज दिया गया, जितिन प्रसाद की वहां पर ज्वाइनिंग हुई। उत्तर प्रदेश से भी ये माना जा रहा है कि विधान परिषद को भेजे जाएंगे और जो उत्तर प्रदेश के भाजपा में जो पद खाली पड़ गए उन सबको पूरी तरह से भर लिया गया। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री लखनऊ में आने की माना जा रहा है कि जुलाई में वो आएंगे। और जुलाई में आने से पहले वो जब चुनावी रण में कूदेंगे, या यूं कहे पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश के रण में कूदेंगे, तो इसके बाद पूरा जो केंद्र नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 के रण में कूदेगा। उससे पहले बीएल संतोष को भेजा गया है कि जो काम दिए गए थे, जो तमाम चीजें थी, क्या उस पर होमवर्क उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, इसका जायजा लेने के लिए बीएल संतोष आए, राधा मोहन सिंह आए। मतलब आपकी बातों से बिल्कुल साफ संकेत ये मिल रहा है कि दो मकसद मुख्य हैं। पहला मकसद ये कि सरकार के कामकाज की स्थिति क्या है, जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, क्या उस पर ठीक से अमल हुआ है, क्या उसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि अधूरी रह गई हैं क्या, एक इसकी विवेचना की जाएगी। और साथ ही संगठन के स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी क्या दी जाए, उसमें नए चेहरों को कितना शामिल किया जा सकता है, उनको कितनी जगह दी जा सकती है। मतलब इन दोनों चीजों पर मंथन लगातार चल रहा है। बिल्कुल आलोक, यही कहा जा सकता है कि केंद्र नेतृत्व कूदने से पहले जो अमित शाह है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लखनऊ दौरे से पहले माना जा रहा है कि जुलाई में वो आएंगे, उससे पहले सब कुछ व्यवस्थित कर लिए गए। जो सबकी नाराजगी थी उन नाराजगियों को पूरा कर लिया जाए। और कहीं ना कहीं जो चुनाव होने हैं 2022 में, कि जनता के बीच में क्या मुंह दिखा के लेके जाएंगे, जनता के बीच में हम क्या ले जाएंगे। क्योंकि विधायक नाराज थे, सांसद नाराज थे, उनका साफ तौर पर कहना कि हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। तमाम लेटर लिखे गए मुख्यमंत्री को, तमाम लेटर संगठन को लिखे गए कि और लगातार विधायक नाराज भी रहा। और ये कहा जा रहा था कि विधायक की नाराजगी कहीं ना कहीं 2022 में बीजेपी को बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो उन विधायकों को बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं उनके जिलों में विकास कार्यों को, जो बीएल संतोष ने रिपोर्ट सौंपने के बाद दिल्ली में कहा गया था कि विधायकों की नाराजगी दूर करिए, उनके क्षेत्रों में विकास तेजी से करिए। क्या वो होमवर्क जो दिया गया वो होमवर्क पूरा हुआ है कि नहीं, उस पर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्योंकि 8 महीने के समय जाहिर सी बात, तमाम राजनीतिक पार्टी को समय कम होता है, उसको लेकर ये पूरी चर्चा बीएल संतोष और जो राधा मोहन सिंह है वो सब ये जानने आए हैं कि आखिरकार जो हम होमवर्क पिछली बार देके गए थे वो होमवर्क उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र। आपने ये इनसाइड स्टोरी बताई हमारे दर्शकों को। दर्शक भी लगातार ही समझना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि उसी तैयारी के हिसाब से बीजेपी अब जनता के बीच में जाने वाली है। और बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि योगी सरकार को जो विपक्ष घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है, उसमें यह समझाया जा सके जनता को कि नहीं, सरकार ने जिस तरह का घोषणा पत्र आपके सामने दोहराया था 2017 में, उसी के हिसाब से काम हुआ है और सरकार ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। पल पल की जो कामयाबी रही है सरकार की, उसको जनता तक ले जाने की पूरी तैयारी रहेगी। और इसीलिए शायद बीएल संतोष 20 दिनों में यहां पर दूसरी बार पहुंचे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर होंगे थोड़ी देर में, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने में जिस तरह की ये हलचल चल रही है उससे उनको क्या फायदा होने वाला है। और अगर ये हलचल किसी तैयारी में तब्दील हो गई,
एक बड़ी रणनीति में तब्दील हो गई, तो विपक्षियों को क्या इसमें नुकसान हो सकता है? उनको अपनी रणनीति किस तरह से बदलनी पड़ेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, तो आपको एक बार बता देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं। विजय खेरा हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। साथ ही चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। और हमारे साथ मनोज पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ AK मिश्रा होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मनोज जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हैं आज, और ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति 1 साल से ही तय कर रखी है, लगातार अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, जिले स्तर की समीक्षा खुद वो करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के अंदर, जहां पर पहले कार्यकर्ताओं की दूरी रहती थी अध्यक्ष से, लेकिन अब अध्यक्ष खुद जाते हैं, पहचानते हैं, और चेहरों से पहचानने की कोशिश अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को करने लग गए हैं। आपकी रणनीति यहां पर है, साथ ही आप बीजेपी की भी रणनीति आप देख रहे होंगे कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। आपकी रणनीति क्या होने वाली है, और क्या आपको लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी जीत कर ही उत्तर प्रदेश में आने वाली है, सत्ता पक्ष इस बार बनने वाली है? देखिए आलोक जी, आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की परेशान जनता, बेहाल किसान, बेरोजगार नौजवान, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, आज वो कह रहे हैं इस बात को कि जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में बहुआयामी विकास किया था, आज उसको लोग याद कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था वो काम किसी ने नहीं किया। अब देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की रणनीति का सवाल है, तो उसे तो हम मंच पर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये ठीक बात है कि समाजवादी पार्टी सदैव एक कार्यकर्ता बेस पार्टी रही और कार्यकर्ताओं को तरजीह और सम्मान देने वाली पार्टी रही। और सदैव, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, हम लोग तो उनके समय से 93 से काम कर रहे हैं, और चाहे हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, सदैव कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना, उनके सुख दुख में रहना और उनकी बातों को सुनना। और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार केवल अपने कार्यकर्ताओं से नहीं, जनता से भी सीधे संवाद बनाए हुए हैं। अगर आप देखें कि चाहे पिछले वर्ष का कोरोना का काल रहा हो, चाहे अभी रहा हो, जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार मदद किया उन्होंने, चाहे अप्रवासी मजदूर रहे हों, चाहे मृतक रहे हों, चाहे मृतक शिक्षक रहे हों, चाहे सैनिक रहे हों, हर तरीके से समाजवादी पार्टी उन्हें मदद कर रही है। और समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूरी मजबूती से आज उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के चुनाव के लिए लड़ाई लड़ी है। हम लोग भी विधायक हैं, और हम लोग भी क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं और जनता का काम कर रहे हैं। और कोई इसमें संदेह नहीं रह गया कि समाजवादी पार्टी 2022 में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारे साथ विजय खेरा साहब भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। लगातार जिस तरह से पार्टी के अंदर हलचल चल रही है, अब इसका अंदाजा क्या लगाया जाए? एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई संगठनात्मक स्तर पर बड़े परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा होने वाले हैं, स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन बार बार BL संतोष आते हैं, पूरी तरह से राजधानी का तापमान बढ़ जाता है। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि सच में अभी और परिवर्तन होना कुछ बाकी है क्या? क्या संगठन मंत्री को नहीं जाना चाहिए क्या? क्या हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उस प्रदेश में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव है कुछ महीनों के बाद, तो क्या उसमें जाएंगे नहीं? वो जरूर जाएंगे। दूसरी बात, अभी तुरंत अगले हफ्ते के बाद MLC के चुनाव भी होंगे, तो ये तो बड़ी भारी जिम्मेदारियां है ना इस समय। तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका अलग है संगठन के मामले में। बात तो थ्रू आउट द ईयर हमेशा ही संगठन को दुरुस्त करते रहते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो हम पहले से तैयारियां बूथ लेवल से लेके ग्राम तक हर जगह अपनी तैयारियां करते हैं, और जरूरत के अनुसार उसी हिसाब से लोगों को वहां पर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो वो अब उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। कोविड के कारण संगठन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा सका, सारा का सारा संगठन लगा हुआ था सेवा में, लोगों की मरीजों में यानी कार्यक्रम में लगे हुए थे सब। इस कारण से यही अब समय मिला है। और जहां तक इसका सवाल है, परिवर्तन के बारे में पहले कह चुके हैं कि परिवर्तन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, और वो तय भी हो चुका, कह भी चुके हैं। राजनाथ जी सिंह जी भी ने परसों बोला था कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे UPG के, स्वतंत्र देव सिंह जी ही अध्यक्ष रहेंगे। सारी बात तो हो चुकी है। अब तो खाली ये है संगठनात्मक अगर परिवर्तन है वो भी इस दृष्टि से किया जा सकता है। कुछ लोगों को मंत्री से यहाँ भी लाया जा सकता है, नहीं भी लाया जा सकता, संगठन से वहां जा सकते हैं, जो एक्सपर्टाइज जिनका संगठन में उन्हें यहाँ लाया जा सकता है, नए लोग जोड़ सकते हैं। ये सब कवायद तो चलती रहेगी। दूसरी बात क्या, हमारी पार्टी में और दूसरे में एक और बेसिक फर्क है
डीएसपी है, डीएसपी को तो कुछ करना धरना है नहीं, उन्होंने उठा के सीधे टिकट है, जो ज्यादा देगा उसको टिकट दे देना, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। सपा के आधे टिकट डिसाइडेड रहते हैं, 3/4 उनको अपने रिश्तेदारों को दे देना है, अखिलेश जी को, और बाकी के उन्हीं में से आधे के करीब से कम, मैंने 1/4 समझिए सॉरी दे देंगे माइनॉरिटीज के, और सिटिंग उनके 46 है, तो उन्हें कोई ज्यादा कवायद की जरूरत नहीं है। संगठन कोई नया उनके पास ना पहले था ना अभी है, खाली एक संगठन उनके पास वही है कि जो पहले इनके पीछे विधायक जो बन गए थे वो जरूर इनके पास है, एक्स MLA, तो मैं मान सकता हूँ। इन हालातों में जब कोविड में इन्होंने मदद नहीं करी, वैक्सीन के खिलाफ बोले, वैक्सीन लगाने से मना किया, उसके खिलाफ प्रचार किया, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, तो सपा से हमें कोई जरा भी खतरा की मतलब घंटी कहीं है ही नहीं। हमको अपना संगठन ठीक करना है, हम चाहते हैं कि हमारी 300+ की टैली जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए तैयारी है। तो चुनाव और मुकाबले का तो कोई सवाल ही नहीं है, किससे मुकाबला है वहाँ, कांग्रेस से है नहीं, इससे है नहीं, बसपा से है नहीं, सब बर्बाद पड़ी हुई है, भाई भतीजे अलग लड़ रहे हैं, पिताजी को नाराज कर बैठा है, तो वैक्सीन लगा के चले गए, तो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी नाराज हो गए कि पिताजी ने वैक्सीन लगा ली बिना बताए हमें, बिना कहे। अब ये सब बातें उनके घरों की टूट रही है, हमारा घर तो ठीक ठाक है, हम तो मजबूत कर रहे हैं ताकि हमारे सीटें कम ना होने पाए, ये प्रयास हमारा है और उस प्रयास में लगे हुए हैं। इसीलिए हमारे संगठन मंत्री आए, दोबारा आए, और भी आएंगे 1-2 बार, क्या बात है, कई बार यहाँ से लोग दिल्ली आएंगे जब जैसा समय होगा। मतलब अब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो रहे हैं कि अगर BL संतोष बार बार आ रहे हैं, अगर अमित शाह अपने हाथों में जिम्मेदारी को ले रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह को आगे कर दिया गया है, तो आप निश्चिंत हो चुके हैं कि समाजवादी पार्टी कोई भी तैयारी कर ले, BSP कोई भी तैयारी कर ले, कांग्रेस कुछ भी कर ले, आप ही जीतने वाले हैं। तीनों इकट्ठे होकर देख लें, पहले भी देख डाल चुके हैं सब, मिल जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास जनता से वोट है ना। उनकी समस्या क्या है, किसी के पास धर्म का वोट है और किसी के पास अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट ले रहे हैं, कोई जातिवाद में वोट ले रहे हैं। यहाँ क्या है, सब जाति का सम्मिश्रण है। हाँ, एक जमाने में कभी आजादी के समय जो कांग्रेस हुआ करती थी, अब वो है नहीं, ये मिट गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई है कांग्रेस, वो कांग्रेस है नहीं। इसलिए ये जो हमारी कवायद है वो खाली 300+ मेंटेन करने के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जिस तरह से अभी याद दिला रहे थे कि आज़ादी के समय जो कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस नहीं बची है। चंद्रमोहन जी, इनका ये सीधा सा कहना है कि जो संगठन आपका पहले मजबूत था, जो लोकप्रियता कांग्रेस की पहले जनता के बीच में थी, आज वो लोकप्रियता नहीं है, और साथ ही इनका ये मानना है कि इनकी तैयारी आप सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए चुनाव में यही जीतने वाले हैं, आप तो बस बिना वजह के यहाँ पर तैयारियां करते जा रहे हैं। देखिए, आज लोकतंत्र का मजाक तो देखिए भाजपा के नेता और प्रवक्ता खुल के मजा देते हैं। तो अभी आज की डिबेट में बैठ के वो सरेआम लोकतंत्र का मजाक उठा रहे हैं कि सपा है नहीं, भाजपा है नहीं, कांग्रेस है नहीं, अकेले हैं। और आलोक जी, खलबली देखिए कितनी बड़ी है, खलबली इतनी बड़ी है कि दिल्ली से निरंतर यूपी के सूबे के अंदर आना जाना लगा हुआ है इस बात का, क्योंकि कंपटीशन में कोई नहीं है, मतलब सपा भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। अरे फिर जब कंपटीशन में कोई नहीं है तो फिर उतार चढ़ाव के लिए राजनीति किस चीज की, पहला। अब दूसरी बात यह है कि बदल गई है, पहले की कांग्रेस नहीं थी, बदल तो भाजपा गई है, वो भाजपा पहले की नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की भाजपा थी। आज भाजपा नरेंद्र मोदी की है, जो सबका साथ सबका विकास तो करती है, लेकिन ना देश का विकास करती है ना उत्तर प्रदेश के सूबे का विकास करती है। खलबली इसी बात की तो है, क्योंकि जब आप सूबे के अंदर आए थे तो सूबे को युवा को रोजगार देना था, वो आपने दिया नहीं। किसानों की इनकम डबल करनी थी, वो दी नहीं। गन्ने की पेमेंट करनी थी, वो आपने दी नहीं। इतने मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। उसके बाद एक आपदा आ गई, जो कहते हैं ना कि राम राज्य है, तो राम राज्य ना होके भाजपा राज्य हो गया, जिसके अंदर युवा बेरोजगार हो गया, किसान सड़कों पे आ गया, महिला उत्पीड़न बढ़ गई, और एडमिनिस्ट्रेशन का हाल तो ये हो गया कि जो विकास नाम की चीज थी, वो विकास जो था धर्म के नाम से होते होते गंगा के तट के ऊपर लाशों का होने लग गया। वैक्सीनेशन इनके पास देने की नहीं, तो कंपटीशन तो किसी बात का है ही नहीं, क्योंकि जब बेशर्मी की चादर ओढ़ ली हो तो फिर कंपटीशन किस बात का होगा। जब 15 लाख का जुमला छोड़ा था और 1920 के अंदर इतने पैसे काले धन के बाहर चले गए और वो 30 लाख का जुमला छोड़ने की बात होगी, तो कंपटीशन तो किसी बात का है ही नहीं। कंपटीशन तो तब होना जब हम जुमले में झूठ ना बोलते हो। तो खलबली इसी बात की है, जो मैंने एक पिछले वक्तव्य में आलोक जी आपसे बैठ के बोला था कि अभिमन्यु गिर गया है। आज अभिमन्यु जो है कौरवों में नहीं गिरा है, अभिमन्यु भाजपा रूपी कौरव और पांडव रूपी सेना के अंदर गिर चुका है।
ना तो अभिमन्यु को पिछले गत वर्षों में काम करने दिया गया, और अब ये भी डिसीजन है कि अभिमन्यु की चालें वहां के बैठे हुए धृतराष्ट्र और वहां के बैठे हुए दुर्योधन को चुभ रही हैं। इसीलिए वो अभिमन्यु का वध करने के लिए निरंतर षड्यंत्र की लीला रचकर उसका एक राजनीतिक वध करना चाहे। लेकिन अभिमन्यु और दिल्ली के सेंटर की लड़ाई आने वाले दिनों के अंदर बड़ी अच्छी ढंग से देखने में आएगी। और खेरा जी इस बात को समझ गए। आप यहाँ पर किसको बोल रहे हैं? अभिमन्यु मतलब कौन है? खुलकर बोलिए ना। अभिमन्यु तो सरेआम यूपी के सूबे का चीफ मिनिस्टर है, हमारे योगी जी है। हाँ। जो इस चक्रव्यूह के अंदर फंस गया है। एक चक्रव्यूह है जो सेंटर के नेता उसके अगेंस्ट चला रहे हैं, एक चक्रव्यूह है जो संघ के नेता उसके अगेंस्ट चला रहे हैं, एक चक्रव्यूह है जो उप मुख्यमंत्री मिनिस्टर उसके अगेंस्ट चला रहे हैं। तो भाजपा का ये जो नैरेटिव है वो आज सूबे की जनता को दिख रहा है। अब देखना यह है कि मतलब आपका संकेत यही है कि भाजपा में जो इनसाइड स्टोरी चल रही है वो कुछ अलग है, लेकिन बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि नहीं, संगठन किस तरह की बातें हैं, संगठन किस तरह की मीटिंग्स है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मतलब बीजेपी इन चीजों को छिपा रही है, कहने का मतलब आपका ये है? तो आलोक जी बिल्कुल स्पष्ट विजय जी ने बता दिया अपनी बात के अंदर ही, कंपटीशन किसी बात का नहीं है। कंपटीशन वो इससे तो कह रहे हैं क्योंकि खलबली तो है, लेकिन उस खलबली को छुपाने के लिए कह रहे हैं ना सपा है, ना बसपा है, ना कांग्रेस है तो है कौन? भाजपा। अब भाजपा का मुख्यमंत्री यदि योगी आदित्यनाथ नहीं है, ये भी तो कह रहे हैं अपनी बातों में, तो उन्हीं को जवाब देना है इस बात का। मैंने तो उन्हीं की बातों का प्रमाण उनके सामने रखा। ठीक है। विजय जी, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे, इसके बाद फिर AK मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं कह रहा था, अभी ये बात कर रहे थे कभी 15 लाख की, कभी विकास की। एक बात समझ में नहीं आती कि पहले 5 साल में जनता ने पहले से अधिक सीटें देके फैसला कर दिया, उसके बावजूद भी फिर वो रट लगा रहा है जिसपे पिट चुके हैं जिन चीजों के ऊपर। विपक्षी दल सारे पिट चुके जिन चीजों पर, चिल्ला के रफेल चिल्ला लिया, उसके बाद GST चिल्ला लिया, बंदी चिल्ला ली, और जनता ने दबा के मोहर लगाई और ज्यादा चाह और ज्यादा सीटें दे दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जनता ने मोदी नीति को, मोदी के विकास को पसंद किया है। और जहां तक विकास का सवाल है, अब तो छोड़ दीजिए, कहाँ तक गिनाएंगे, थकी जाएंगे हम बताते, इसलिए वो तो इतनी लंबी लाइन है। किसानों की बात कर रहे थे खाली, तो वही कर ले रहे हैं फिलहाल। किसानों के लिए सबसे ज्यादा बिक्री इतिहास में अब हुई है MSP, और सबसे ज्यादा किस केंद्रों पर हुई है? सबसे अधिक मूल्य पहली बार दिया गया है किसानों के लिए। इसके अलावा बिजली बराबर यूपी में मिल रही है, जल सुविधाएं बराबर मिल रही हैं जो कभी नहीं मिली, तो किसानों को पेंशन भी मिल रही है। इसके बाद भी अभी एक किसान की बात उठा रहे तो उठाइए ना, इनका अधिकार है, उनकी बात नहीं है। ठीक है, हम निश्चिंत है। एक छोटा सा इसीलिए हम कृषि बिल में पीछे नहीं हटे, क्योंकि किसान हमारे साथ है। 15 सेकंड। हाँ ठीक है, चंद्रमोहन जी नहीं हटे, आपको यहाँ पर उत्तर देना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी, विजय जी, जनता और मेरी देश की जनता बदलाव देखती है, और बदलाव उन्होंने 70 साल का भी किया, बदलाव उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन का भी किया, और आज बदलाव वो आपका भी करने जा रही है। क्योंकि आपके झूठ के जुमलों का जो गुब्बारा है, ना तो वो उनको उड़ा पाया, ना उनको रोजी रोटी दे पाया, उनसे रोजी रोटी छिन गई, उनसे स्वास्थ्य सुविधा छिन गई। तो इसलिए बदलाव की लहर बह चुकी है, उससे आपकी बौखलाहट दिख रही है। ठीक है, इतनी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के शासन में जरा आत्महत्या तो देखिए जरा। ठीक है, 1000 थी। मनोज जी ठीक है, देखो तो सही। मनोज जी भी यहाँ पर आपको उत्तर देना चाहते हैं। मनोज जी सर जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे, मैं 10 सेकंड में केवल उनसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने कहा, बड़े अहम घमंड में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा है, बाकी कोई दल नहीं है। उनको याद दिलाना चाहता हूँ, 2012 में भी मैं सदन का सदस्य था और सरकार में कैबिनेट मंत्री था। ये शायद भूल जाते हैं कि उस समय इनकी सीटें यहाँ पे 47 थी। शायद ये भूल है कि जिला पंचायत में आज पूरा सूपड़ा इनका उत्तर प्रदेश में साफ हो गया। जिन्होंने किसानों की बात की, तो मैं बड़ा सवाल करूंगा कि जिन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने को कहा था, आज केंद्र पर किसानों का उपज का उत्पादन का मूल्य नहीं मिला। 1500 रुपए में गेहूं बिका और पीछे धान 1100 रुपए बिका। कोरोना में ऑक्सीजन के लिए, गैस सिलेंडर के लिए और हॉस्पिटल में बेड के लिए लाखों लोग मर गए। पूरी दुनिया में ये नाकामयाबी इनकी गई है। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, हम आज इनसे बताना चाहते हैं कि बेरोजगारी 8.9% उत्तर प्रदेश में 3 साल में बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मृत्यु हो गई और इन्होंने कहा केवल 3 शिक्षक की मृत्यु हुई। जब पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षक सड़क पर आया तो इन्होंने स्वीकार किया
कि नहीं हमारी गलती से बहुत सारे शिक्षकों की मृत्यु हो गई। और आज बड़ा सवाल है कि पलायन किए गए मजदूरों को आज रोजी रोटी नहीं मिल पा रही, वो बाहर से आके घरों में भूखे बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश का गरीब भूखा है, किसान परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौजवान डिग्री लेकर के घूम रहा है। ये इनकी कामयाबी है और ये इनका असली चित्र है जो 2022 में इनको इसका उत्तर दिखाई पड़ेगा। के मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ए.के. मिश्रा जी, आपके पास आते हैं कि लगातार तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया। अच्छी तरह से ये समझा जा सकता है कि हर किसी की तैयारी कितनी है और बीजेपी में जो मंथन चल रहा है, जो हलचल चल रही है, उसके अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो अब हम आपसे समझना चाहेंगे। बीएल संतोष 20 दिनों में दूसरी बार आ चुके हैं। राधा मोहन सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। यह साफ हो चुका है स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे या नहीं होंगे, अभी तक ये साफ नहीं की गई है। हालांकि कुछ का कहना है कि चेहरा वही होने वाले, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है बीजेपी में इनसाइड में क्या कुछ चल रहा है? देखिए आलोक जी, कोई इनसाइड नहीं चल रहा है। जो कुछ है वो सब आउटसाइड है, वो सब लोगों को दिख रहा है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई बीएल संतोष जी वहां से वहां गए, वो वहां गए, तो सब कुछ आउटसाइड है, इनसाइड कुछ नहीं है। फर्क केवल ये है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। इसके लिए दो फैक्टर है। पहली चीज, यूपी का चुनाव कोई छोटा मोटा किसी छोटे मोटे राज्य का चुनाव नहीं होता है जिसको कि कोई इग्नोर कर दे। चाहे वो दूसरे राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यूपी के पक्ष विपक्ष सरकारें हो, या मीडिया हो, या जनमानस हो, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि संसद का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के गलियारे से होकर गुजरता है। सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि यूपी का चुनाव या हर चुनाव आप ये देखिए, केवल पक्ष के लिए ही नहीं, विपक्ष के लिए भी एक सुनहरा मौका होता है कि ताकि जो जिन गलतियों के कारण वो सत्ता से बाहर हो गए थे उनको सुधारे। और विपक्ष भी बहुत आशान्वित रहता है और है। पिछली बार की तरह अब की बार भी विपक्ष बहुत आशान्वित है। लेकिन विपक्ष के तरफ से अभी उतनी एक्टिविटी या उतनी हलचल नहीं दिख रही है। मुद्दा तो ये होना चाहिए। अब उसके पीछे कारण है। देखिए, वाइटलिटी होना एक दूसरा मुद्दा है। कौन से पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, पहला कारण ये होता है। दूसरी चीज ये होती है कि कौन सी पार्टी कितना स्टेक लेना चाहती है। जो जितना स्टेक लेना चाहती है चुनावों में, जितनी सीट लेना चाहती है, जितनी गंभीरता से लेना चाहती है, उसी तरीके से वो अपनी जो है क्षेत्र के हिसाब से और बहुत सारे फैक्टर को देखते हुए अपनी रणनीति अपनाती है। तो हो सकता है बीजेपी को ये लगता है कि जो उनके टारगेट है उस टारगेट के लिए उनको इतने एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत है, इसकी जरूरत है, इस टैलेंट की जरूरत है, उस टैलेंट की जरूरत है। अब चूंकि उनके पास है, ये बाय डिफॉल्ट ये उनका गुडलक है या जो भी बोलिए। भाई समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन सब का तो हेड ऑफिस आपका यूपी में ही मिलेगा, लखनऊ में ही मिलेगा। तो अगर उनके यहाँ कोई गया भी, कब गए कब नहीं गए, अगर वो मीडिया को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कि वो खबरें नहीं बन रही है, तो या तो ये हो सकता है कि भाई अभी उन लोगों ने शुरू न किया हो या उतने एक्टिव न हुए हो, अंदर अंदर कुछ चल रहा हो। उनके यहाँ एक नेता है तो नेताजी जो है वो प्लान बना रहे हो। जब उनके यहाँ एक्टिविटी शुरू होगी तो वो एक्टिविटी भी मीडिया में आएगी कि फलाने ने फलाने से मीटिंग की, ये किया, रैली किया, ऐसे किया, तैयारी। अभी तो बहुत सारे पार्टियों ने तैयार रहने की भी घोषणा नहीं की है। जो पार्टियों के हेड हैं, अखिलेश यादव जी हो गए, मायावती जी हो गई, शायद उन्होंने ये घोषणा भी नहीं की है, ललकारा भी नहीं है अभी कि भाई सारे कार्यकर्ता एकदम अब तैयार हो जाए, कमर कस के तैयार हो जाए। सारा माजरा ये है कि कौन कितनी गंभीरता से इस इवेंट को ले रहा है, इलेक्शन जैसी घटना को ले रहा है। जिसके पास चुनौतियां ज्यादा है, जिसको ज्यादा स्टेक चाहिए, वो मेहनत भी ज्यादा करता है। सिंपल सा है कि एग्जाम में जिस लड़के को ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो ज्यादा पढ़ता है। जिसको ये रहता है कि चलो जी बैठ के हम पास हो जाएंगे, ठीक है, हमें क्या पास हुए या फेल हुए। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है और इसी कारण एक्टिविटी हो रही है बीजेपी की। उनके पास ऑप्शंस है, उनके पास टैलेंट है, यहाँ है वहाँ है। मे बी पॉसिबल वो महाराष्ट्र से भी बुलाए, मे बी पॉसिबल वो जो है कर्नाटक से भी बुलाए, क्योंकि उनके पास टैलेंट और स्कोप बहुत ज्यादा है। तो उनको जो अच्छा लगेगा वो बुलाएंगे। बंगाल के चुनाव में भी यूपी से लोग गए थे, दूसरी जगहों में भी लोग यूपी से जाते हैं। आप बोलिए ना समाजवादी पार्टी और बसपा को कि जाके महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार करें या महाराष्ट्र के नेताओं को बुला ले। रोक किसी को नहीं है। कौन कितना गंभीर है ये इन एक्टिविटी से ये दिखता है। रिजल्ट कुछ भी हो, मेरी शुभकामनाएं सभी को हैं। मैं अभी किसी को कुछ कमतर जो है एक स्ट्रेटेजिक और कंपैरेटिव एनालिसिस मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बहुत इनिशियल है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं सबको हैं और जो जितना सीरियस है वो उतना एक्टिव हो रहा है। तो ये आपने यहाँ पर एक तरह से ऑब्जर्व किया कि ये जो
हलचल मची हुई है, ये कहीं ना कहीं तैयारी का हिस्सा है। मनोज जी, जिस तरह से इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी भी इस तरह से अपनी तैयारी कर सकती है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, आपको क्या लगता है कि रणनीति में आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत है, या आप भी बीजेपी की तरह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जैसा भी विजय खेरा जी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी हमारे सामने नहीं है, कांग्रेस हमारे सामने नहीं है, बसपा हमारे सामने नहीं है, हमारी तैयारी पर्याप्त है, हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमको फिर चुनने वाली है? क्या आप भी यही मानकर बैठे हुए हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जनता को हमें पहले समझाना होगा कि सरकार यहाँ पर असफल हुई है? नहीं, बिल्कुल आलोक भाई, लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष की जहां ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो सत्ता पक्ष को, सरकार में बैठे हुए लोगों को जो वो गलतियां कर रही हैं, जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए लगातार उनको आगाह करता रहे। वहीं विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर वो लड़ाई लड़े और जनता के लिए उसमें कामयाबी दिलाए। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे किसानों को उनके मूल्य दिलाने की बात हुई हो, चाहे एजुकेशन और सड़कों का सवाल हो, समाजवादी पार्टी ने हर मुद्दों पर पूरी मजबूती से संसद से लेके, सदन से लेके सड़क तक हम लोगों ने उठाने का काम किया। अगर आप देखें तो यूपी की विधानसभा में मैं ही वो व्यक्ति था जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत करने का प्रयास किया कि WHO ने जब ये चेतावनी दे दी है कि दूसरी लहर 6 महीने के अंदर आएगी और ये बड़ी भयानक होगी, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे सदन में पूरी सरकार को सचेत करने के बाद भी अगर सरकार ने अपनी पैरामेडिकल व्यवस्थाएं और अपनी मेडिकल की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया होता तो आज इतनी कैजुअलिटी ना होती। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के मुद्दों पर लगातार लड़ाई लड़ती है। हम कतई इस विश्वास में नहीं है और हमको कोई गलतफहमी नहीं है। हमें मालूम है कि हमको जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ताओं के बल पर लगातार हम चुनाव में कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। अभी अंतर है कि हम झूठा दिखावा और झूठे वादे नहीं करते। जमीनी स्तर पर आज संगठन में सबसे अच्छा समाजवादी पार्टी काम कर रही है। चंद्रमोहन जी, आपकी जनता के बीच में जाने के बाद कोशिशें क्या रहेंगी? क्या आप सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की खामियों को गिनाएंगे, या आप उन समाधानों के साथ जनता के बीच में इस बार जाएंगे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमारे पास इन समस्याओं का समाधान ये है, इसको हम लागू करेंगे? क्या घोषणा पत्र आपका इतना मजबूत होने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की कमियों को गिना कर वहां पर खामियों के बारे में बात करके आप वोट नहीं हासिल करेंगे? आप जिस आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक चंद्रमोहन जी। जी ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आता हूं, शायद आपका फोन यहां पर डिस्कनेक्ट हो चुका है। विजय जी, आपके पास आते हैं। देखिए, लगातार यहां पर विपक्षी दलों का यही कहना है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो बीजेपी में इस तरह से हलचल ना होती। चलिए, अब ये संगठन किस तरह की बात है, लेकिन जैसा कि यहां पर ए.के. मिश्रा जी ने बोला, एक बड़ा संकेत यहां पर आप बार बार देना चाहते हैं। आप ये बार बार ये कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जिसके चलते ये बैठकें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या दूसरी पार्टियों के अंदर इस तरह की बैठकें नहीं होती हैं, या उनके अंदर उतना लोकतंत्र नहीं है जितना लोकतंत्र बीजेपी के अंदर है? देखिए, हम खाली अभी सपा का ही बता देते हैं आपको एक लाइन में, फिर उनकी भी बहुत सारी बातों का मुझे जवाब देना है एक एक लाइन में। देखिए, सपा के बारे में अब जैसे कल ही लीजिए 3 इनके रिटायर हो रहे हैं अभी MLC, उनमें से 2 उन्हीं के अपने रिश्तेदार हैं। इसके बाद जब अगली बार चुनाव होगा 16 निकायों का, उसमें देख लेना 8 उनके रिश्तेदार हैं। फिर जुलाई 2022 में सपा की बात बता रहा हूँ। तो इनका तो क्या कुनबा है, रिश्ता है, दूर दूर के रिश्तेदार हैं। एक तो ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के, मेरा मतलब, और दूसरी बात क्या, आज हम खाएंगे कंपनी है, उनके आधे अपराधी पकड़े गए हैं, मुख्य अपराध में जेल है। तो क्या चेहरा लेके जाने वाले हैं, समझिए पहले। दूसरी बात, अभी सपा वालों ने 2-3 बातें और एक एक करके बताई थी। पंचायत की बात कह रहे थे, सुपड़ा साफ, यानी 200 से हम 600 से पहुंच गए, 3 सीटें हमने जीती, ये कह रहे सुपड़ा साफ हो गया। इनकी हालत देख लीजिएगा, ये 700 के आसपास आए, लेकिन 1300 के करीब इंडिपेंडेंट है। अब 1300 इंडिपेंडेंट है, उनमें से आधे हमने लड़ाए हुए हैं, कुछ उन्होंने भी लड़ाए होंगे। तो इसमें सुपड़ा का क्या सवाल है? अरे बोल कुछ भी रहे, जो मर्जी बोले, टीवी में अलग बात है, आप आपके सामने है। अभी किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की स्थिति है, 1.25 लाख करोड़ रुपया हमने सम्मान निधि में पिछली बार दिया था, 60,000 करोड़ भी हम दे चुके हैं। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 80,000 करोड़ लोगों को मई में दिया है, 80,000 करोड़ को हम जून में देने वाले हैं। बात क्या कर रहे हैं? फिर अभी कर रहे थे कोरोना की बात बार बार। उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया से
अप्रिशिएशन मिला है पूरी दुनिया से। WHO ने उनको दिया है और कई दोस्तों ने बताया कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना अच्छा कंट्रोल, और दुखद तो है लेकिन फिर महाराष्ट्र से अगर मुकाबला करेंगे, आप आंध्र से मुकाबला करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान वगैरह से भी करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमने काफी जानें बचाई है, काफी कम लोग हमारे यहाँ मर पाए उस हिसाब से। तो ये इसको भूल जाते हैं, यानी अपना जो भी ये बोले चले जा रहे हैं। हमें हमारे लिए कि हम पंचायत में जुबड़ा साहब हो गया तो झूठ बोलना, किसान हमारे साथ है तो उनको झूठ। 10% पिछले वर्ष से अधिक हम ऑलरेडी धान खरीद चुके हैं MSP पर, हम गेहूं खरीद चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद भी इनको पता नहीं है किस दुनिया में जी रहे हैं। आप आइए हकीकत पर, अपने संभालिए यूनिट वगैरह। हमारा जहाँ तक सवाल है, जो आप समझ रहे हैं हलचल हो रही है, ये प्राकृतिक है। हम चुनाव के साल में हम इसी तरह ही लड़ते हैं चुनाव हमेशा। हार जीत तो ईश्वर के हाथ में है और जनता के हाथ में है, लेकिन हम चुनाव हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लड़ती है। रहा कांग्रेस की दिक्कत तीसरी है, इनके पास काडर नहीं बचा। इन्होंने अपना सेवा दल खत्म कर लिया, एनटेक खत्म कर लिया, महिला कांग्रेस खत्म कर दी, युवक कांग्रेस का आता पता नहीं है। TNSI में कोई जीतता नहीं है, एक भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तो इनके पास कैडर नहीं, लड़ने वाले नहीं है, तो क्या सारे नेता जाके इनके चुनाव लड़ेंगे जाके गाँव में? तो कांग्रेस को तो पुनर्जीवित करने के लिए अभी 5 साल और लगेंगे। तो ये तो ठीक है, बड़ी पार्टी से है, अभी अपोजिशन में बैठते रहे टीवी पे, अलग बात है, लेकिन अभी नहीं इन्हें कुछ मिला। सपा से मिलके कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलना है। और सपा से मैं समझता हूँ सपा शायद बसपा से नीचे ही रहने वाली है। भले मायावती बाद में टिकट दें, लेकिन मायावती जिस हिसाब से चुनाव करके हर बार अपने चुनाव में रिबाउंस बैक करती है, कैरम में रिबाउंड जैसे आता है, जाएंगी फिर वो खड़ी हो जाती है, जाएंगी वो फिर खड़ी हो जाती है। इतनी सीटें वो ले जाती है, 70-80 सीटें, 90 सीटें, 99 सीटें पहले ले जाती नहीं। तो मैं समझता हूँ सपा को काफी डैमेज कर देंगी BSP पार्टी तब तक आते तक मायावती जी। तो उनको आपस में अपने वोट के लिए लड़ते रहेंगे। जो इनका वोट बैंक है, जिसे संभालते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, गुंडे हो चाहे अपराधियों चाहे कोई भी हो, तो वो फर्क हमसे तो मुकाबला होने का कोई मतलब नहीं है। हम इसी के लिए कर रहे हैं बराबर प्रयास कि हम अपना 300 पार। ठीक है, तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका विपक्षी पार्टियों से कोई मुकाबला है ही नहीं। तो यहाँ पर एक सवाल फिर ये भी खड़ा होता है ना विजय जी, कि अगर विपक्षी पार्टियों से आपका मुकाबला ही नहीं तो फिर तैयारी फिर किस लिए इतनी ज्यादा की जा रही है? फिर तो आप वैसे ही फिर आप जीत जाते। तैयारी क्यों नहीं करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि मुकाबला मतलब ये है कि वो पार्टी कहीं है नहीं, लेकिन वो हम तीनों इकट्ठी होकर भी लड़ लेती है ना। फिर होंगे अभी देखना आप बराबर, कभी छोटी ढूंढ रहे, कभी बड़ी ढूंढ रहे। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें तो 300 पार चाहिए, इसलिए मेहनत करना है। हो सकता है 350 हो, तो हम तो मेहनत करेंगे ना, रात दिन जनता तक भी जाएंगे, बताएंगे, हमारे आदमी भी बताएंगे। ये जो भ्रांतियां फैलाते हैं, जिस तरह इनसे तो ये डर लगता है ना, जैसे वैक्सीन की भ्रांति फैला दी, इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। अब वैक्सीन लेके डॉक्टर जाता है गांव में तो लोग भागते हैं। कई लोगों ने इंटरव्यू में लेडीज तक भागे, हम नहीं लगवाएंगे तो कह रहे बच्चे पैदा नहीं होते। इस तरह की भ्रांतियां जब फैलाएंगे, इस तरह का षड्यंत्र रचेंगे, तो उसका जवाब तो देना जनता को आवश्यक है ना। उसके लिए हमें कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा, समय रहते हुए बताना पड़ेगा इन सब बातों से, ताकि सजग रहे। ये फिर से कोई भ्रांति लास्ट में फैलाते हैं, जैसे कि दुबड़ा का कह दिया पंजाब, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारी तैयारी इसीलिए, और चूंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ जिंदा है, इस तरह हमारे वो दूसरे साउथ से है संगठन मंत्री, वहां से कहीं और से है, ऑब्जर्वर कहीं और से आएंगे, मिलके सारे मिलकर तय करेंगे कि जो जिनका विधायक का अगर काम कम होगा, जिनका उनसे ज्यादा मेहनती लोग होंगे, हो सकता है कुछ टिकट भी बदले जाए। मैं क्या ठीक है, तो चंद्रमोहन जी, विजय जी का यहाँ पर सीधे तौर पर यही कहना है कि हमारे यहाँ पर जो भी हलचल मची हुई है उसकी इनसाइड स्टोरी यही है कि हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। BL संतोष अगर आ भी रहे हैं तो वो संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, ना कि हम किसी चीज से घबराए हुए हैं। इनका सीधा सा संकेत यह है कि आपकी पार्टी के अंदर उस तरह से ना तो लोकतंत्र है, वहां पर कुछ लोगों के हाथ में कमान होती है, उसी के हिसाब से फैसले ले लिए जाते हैं। साथ ही इन्होंने यह भी विश्वास जताया है कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमको ही चुनने वाली है। दूसरी पार्टियां कितनी भी तैयारी कर लें, जनता इनकी नहीं सुनने वाली, क्योंकि आप लोग षड्यंत्र रचते हैं। आलोक जी, जनता किसको चुनने वाली है इसका प्रमाण तो उन्होंने अभी पंचायत चुनावों में इनको दे दिया। उसकी करारी शिकस्त के बाद भी ये संभले नहीं, और बड़ी परियोजना इन्होंने कर दी। तो उन परियोजनाओं के अंदर इन्होंने टीचर न्याय योजना करी थी, आज उसका हाल क्या है बता दीजिए मुझे। 2018 से 41,520 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती की इस परियोजना था, उसका कोई धरातल पे वो नहीं है। 59,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जो शिक्षकों के अंदर आज भी स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, उसका कोई इनके पास वो नहीं है। BP एड भर्ती न्याय योजना का क्या हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ।
अब आज की डेट में अगर आप खड़े हो, अब इन्होंने किसानों की बात करी, तो किसानों के अंदर गेहूं का अभी मात्र 14%, सिर्फ 14% उनकी गेहूं की खरीद हुई है। और बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है। देखिए आज और कल में बहुत फर्क है। राम के नाम के चंदा को भी लूट कर ले और चंदा के लूट करने के बाद भी इतनी हौसला दिखाए, तो ये तो उन्हीं को, विजय जी आप ही को सूट करता है, हमें नहीं करता। जिस आस्था को आपने इस्तेमाल करके, जिस आस्था के नाम से देश के राम भक्तों का पैसा इकट्ठा करा था, तो उसी राम भक्तों के पैसे के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आज आप योग बना रहे हैं, उस योग दिवस के ऊपर योग है, लेकिन बेरोजगार का योग, उसको रोजगार देने का है, वो आपके पास है नहीं। आप योग बना रहे हैं, उस योग के अंदर किसान का योग क्या है कि उसको एमएसपी का पैसा पूरी तरह से मिले, उसकी फसल की उपज पूरी तरह से मिले, वो आपके पास है नहीं। तो आप योग तो बनाएंगे और उसके साथ आप गरीब के लिए योग बना रहे हैं, लेकिन गरीब को आपके सूबे के अंदर रोजी रोटी नहीं है। वो प्रवासी मजदूर बन के जिस जगह गया, उसके बाद उसको आपको वापस लाने की भी जरूरत नहीं थी। मुद्दे बड़े हैं, बहुत गंभीर मुद्दे होंगे, उसका जवाब आपको पंचायत चुनावों में मिला और बड़ा करारा मिला। यही जो आपको मैंने पिछले वक्तव्य में कहा था, जो उठक पटक और जो बैठकों का दौर चल रहा है, वो दौर ये नहीं चल रहा कि नेतृत्व किसके पास जाएगा या नेतृत्व किसके पास रहेगा। वो दौर इस बात के चल रहा है कि पिछले 4.5 वर्षों के अंदर भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ करा कि नहीं करा। अभी विपक्ष ने तो बोला ही कहा है। ये बात तो प्रमाण सूबे की जनता को आपके नेता दे रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री को भागना पड़े दिल्ली के अंदर, वो भी अकेले हर दरबार में हाजिरी लगानी पड़ जाए और संघ के दरबारी सूबे के अंदर घूमने लग जाए, तो दाल में कुछ काला सूबे की जनता भली भांति जानती है। विपक्ष को बोलने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए। और कहां आपकी कमियां रही, वो तो बार बार कई डिबेट में हमने बता दिया कि आपने क्या नहीं। संकेत तो यही है ना चंद्रमोहन जी, संकेत तो यही है ना। इनका ये कहना है कि अगर हमारी हाजिरी लग रही है तो ये हमारे पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर लोकतंत्र का प्रमाण है। आपकी पार्टी में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऊपर से आदेश आ जाता है, उसको मानना ही मानना है, किसी से कुछ पूछा नहीं जाता है। इनका संकेत ये भी तो है यहाँ पर। लोग भाई, अगर ऐसा होता तो आज इनको ये कहने की जरूरत ना होती कि सूबे में कोई और है नहीं। अगर सूबे में कोई और है नहीं तो फिर भगदड़ किस बात की है। जब मेरे घर के बाहर कोई चोर खड़ा ही नहीं है तो मुझे ताला लगाने की जरूरत किस बात की है। अरे बुखलाहट साफ दिखती है कि आपके पैर प्रियंका गांधी जी की गतिविधियों से डरे हुए हैं। आप कांग्रेस के आने वाले दिनों को और यूपी के अंदर जो कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है उससे घबराहट है आपको। आप बहुत जल्दी बहुत बड़े नेतृत्व के साथ कांग्रेस के अंदर एक ऐसा चेहरा देखेंगे और जिस चेहरे से आपको भी पता चलेगा कि चुनाव कैसे होता है। वो बुखलाहट आपके अंदर दिख रही है। आपकी दो विचारधारा है लोग भाई, सिंपल सी है। एक विचारधारा वो है जो सबको साथ लेके सबका विकास करती है, और एक विचारधारा वो सबको साथ लेके सबका बात तो करती है, लेकिन विचारधारा में मजहब और दीन की राजनीति करके जब कभी मुद्दों की राजनीति में फंस जाती है तो वो उसका सहारा ले लेती है। आज पिछले कई वर्षों में देखिए, सेंटर के अंदर 2 टर्म की सरकार होगी प्रचंड बहुमत के साथ, और यूपी के अंदर भी पूरा बहुमत मिला आपको। 80 तो मतलब 79 के करीब आपको अच्छे खासे एमपी मिले, आपको पूरी तरह से विधायक मिले, बड़ा प्रचंड अच्छा खासा बहुमत मिला आपको। लेकिन उसके अंदर आपने किया क्या? आपने एक गांव किसान गोद लिया था, उसका क्या हाल है? आपने गैस सिलेंडर दिया था, गैस का सिलेंडर कहां चला गया? आपने कड़वा तेल का रेट देखा है? विजय जी आप लेते नहीं होंगे, नहीं लेते होंगे आप, इस तरह से आप क्यों सोचते हैं? देने की बात करी थी, वो पेट्रोल 100 के पार चढ़ा गया है। आपने जिस डॉलर की बात करी थी, आज वो डॉलर ने रुपए का कद इतना छोटा कर दिया है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की भी फोटो छोटी हो गई है वहां पर। तो अब ये मुद्दों का जवाब देना है आपको। उसकी बुखलाहट कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में दिख रही है कि दूसरी पार्टी का कद बढ़ चुका है, नीचे मुद्दों के अंदर घुस चुके हैं। विजय जी आपको यहाँ पर उत्तर देना चाहते हैं, जवाब देने के लिए ठीक है, उत्तर ले लीजिए। ठीक है, उत्तर ले लीजिए विजय जी। देखिए, अभी 2-3 बातें इन्होंने जो इनके उत्तर हमसे मांगा है। पहले तो ये अभी भ्रष्ट की बात कर रहे थे। जेल में जमानत पर कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष। जमानत पर क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जमानत हो गई इनकी। अब खुद तो जमानत पर है, हम तो ये बात कर रहे हैं, हमें उनसे डर लगता है जो खुद जमानत पर है। ठीक कह रहे हैं, हम बौखला रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं जो गए थे बंगाल चुनाव में, उन 2 विधानसभा सीटों पे गए थे जिन पर सिटिंग विधायक थे कांग्रेस के, इसलिए गए थे। ये तो चलो जीत ही जाएंगे, उन्हें 2 को भी निपटा के चले आए, हम उनसे डर रहे हैं।
हम उनसे डर रहे हैं जो अपनी सीट में उत्तर प्रदेश में हार के चले गए, डर के मारे चले गए केरला में चुनाव लड़ने। हम उनसे डर रहे हैं। हम उनसे डर रहे हैं जो जगह जगह जाके कांग्रेस पार्टी मोहन जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा, बात कर रहे हैं। बोलिएगा बाद में। हम इन लोगों से डर रहे हैं। हम उनसे डर रहे हैं जो ने पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा कर लिया, सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ पूरा दौरा कर लिया। दौरा करने के बाद मैडम चौपट कर दी कांग्रेस, और किसको इन्होंने सजा दे दी? सजा दे दी सिंधिया जी को। गई थी प्रियंका जी और सजा दे दी सिंधिया जी को, कि उनको राज्यसभा भी मना कर दी गई। तो इन पार्टी से हमें डर लग रहा है। ये जो कह रहे हैं बार बार हमसे, हम इनसे डर रहे हैं। कांग्रेस से कौन डरेगा? अरे कांग्रेस तो रीजनल पार्टी भी नहीं डर रही होगी कभी उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब एक कीमत बात कर रहे थे डीजल पेट्रोल की, वो भी उसका भी जवाब आ जाए। माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विश्व के साथ समझौता करके एक पॉलिसी तय कर दी कि इंटरनेशनल प्राइस के साथ इसकी घटपड़ होगी एवरी डे। और उस दिन से लेके आज तक वो जिस दिन जो रेट होता है उसी से घटती, उसी से बढ़ती, चाहे 100 जाए और चाहे 50 पर आए। रहा टैक्सेस का सवाल, जो टैक्सेस 5 साल पहले थे, जो 3 साल पहले थे, वो टैक्सेस में 1 पैसा न स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने बढ़ाया है, न केंद्र ने बढ़ाया है, न किसी ने घटाया है। अगर ऐसा ही इनको चिंता है तो महाराष्ट्र में घटवा दो, राजस्थान में घटवा दो, फिर हमसे बात करो ना। बताइए आपका जवाब क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं होगा। बार बार किसानों की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने ये एक यहाँ पर अच्छा मुद्दा यहाँ पर उठाया। हमारे साथ एके मिश्रा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, देखिए सभी पार्टियों का पक्ष आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन जो एक नीतिगत मुद्दे कुछ होते हैं किसी भी प्रदेश के अंदर, जिस तरह से अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि महंगाई को लेकर जरूर जनता प्रश्न पूछेगी, कोरोना काल को लेकर जनता जरूर आपसे हिसाब मांगेगी, इसको लेकर सत्ता पक्ष का क्या रवैया रहेगा और आपको क्या अनुमान है कि विपक्ष इसके हिसाब से किस तरह की तैयारी करके जनता के बीच में जाने वाला है? देखिए, ये चैलेंजेस है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि 5 साल में बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे सिचुएशंस जो है बदल जाती है। सत्ता में जब बीजेपी पिछली बार आई थी तब चुनौतियां कुछ और थी और उस हिसाब से उन्होंने मुद्दों को बनाया था। अब की बार ये बहुत सारे सोशल जो है ये चुनौतियां भी होंगी, कोरोना की भी चुनौतियां होंगी। ऑफकोर्स विपक्ष जो है इस पे सवाल पूछेगा, कोरोना के ऊपर भी पूछेगा, महंगाई के ऊपर भी पूछेगा। उसके पीछे रीजन क्या है क्या नहीं है, वो एक डिफरेंट डिबेट का जो है साइंटिफिक और लॉजिकल डिबेट का वो मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल। चुनावों में ये सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी से। बीजेपी इसको कैसे मैनेज करेगी, क्या लॉजिकल आंसर होगा, ये चीज देखने वाली बात है। हालांकि अभी वार प्रतिवार थोड़ा सा शुरू हुआ है डिबेट के माध्यम से, एक दूसरे के प्रवक्ता ऐसा बोल रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि अब की बार चुनौतियां केवल बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि मौके और चुनौतियां विपक्ष के लिए भी एकदम से अलग है। पिछले जो है चुनाव जितने भी होते थे एकदम इनोवेटिव है यहाँ पे चीजें, और यहीं पे इनोवेशन देखा जाएगा, स्ट्रेटेजिक इनोवेशन देखा जाएगा कि क्या सत्ता पक्ष इन चुनौतियों का चुनावी मुद्दा बना के सामना कर सकती है और क्या विपक्ष इन चुनौतियों को मुद्दा बना करके सत्ता हासिल कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इनोवेशन होता है, मैं उसी चीज का वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों कितना सक्सेस होते हैं, इस स्ट्रेटेजिक इनोवेशन में कितना सक्सेस होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये मीडिया के लिए भी ऑब्जर्व करने वाली बात। बिल्कुल। तो यहाँ पर मिश्रा जी एक प्रश्न ये भी उठता है कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर संगठन के स्तर पर इस तरह बैठकों का दौर जारी है, तो क्या इन मुद्दों पर भी विमर्श किया जाएगा बीएल संतोष द्वारा? क्या इसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी की जाएगी? आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो आला कमान है वो इस चीज को जानते हैं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव है तो बहुत बड़ा चुनाव है, 403 सीटें हैं और इसमें महंगाई कोरोना को लेकर हमको जवाब पहले से ही तैयार करने ही होंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर विपक्ष इस बारे में सोच रहा है, विपक्ष के दिमाग में माइंडसेट में ये चीजें हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पक्ष के दिमाग में ये माइंडसेट नहीं होगा कि भाई ये वाले भी तीर चल सकते हैं, तो उनका क्या उपाय करना है, उनका क्या जवाब देना है। अल्टीमेटली चुनाव में होता तो यही है, मुद्दे पक्ष के विपक्ष के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार होता है। और बीजेपी जिस हिसाब से और एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप हुई है, वो मैक्रो ही नहीं माइक्रो लेवल पे भी छोटी छोटी चीजों को बहुत एनालाइज करते हैं और उसकी तैयारी करके रखते हैं। कई तरीके की रणनीतियां होती हैं पॉलिटिक्स में जो है, स्पेशली कैंपेन को मैनेज करने के लिए। अब वो कौन सा जो है कैंपेन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, हो सकता है विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाना चाहे, लेकिन बीजेपी के जो प्रयास है वो इस चीज को मुद्दा ही न बनने दें। वो जो मुद्दा वो बना रहे हैं वो अपने पाले में जो है
विपक्ष को घसीट के लाना चाहेंगे कि जो मुद्दा हम बना रहे हैं विपक्ष उस पे आए। यही विपक्ष का होगा कि भाई अपने पाले में ले आकर के, गेंद को ले आकर के वो खेलना चाहेंगे कि बीजेपी उनके मुद्दे में फंसे। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पक्ष और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं किस हिसाब से इस चुनाव को वो मैनेज करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही आज तार्किक विश्लेषण किया। निश्चित रूप से संगठन के स्तर पर किस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है उस पर भी बिल्कुल बेबाक जवाब दिया है। यहाँ पर विजय जी ने स्पष्ट किया है कि ये संगठन के अंदर की हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी के हिसाब से बैठ के हो रही है। बीएल संतोष का बार बार आना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि बीजेपी में तैयारियां की जा रही हैं और अब बीजेपी चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। साथ ही समाजवादी पार्टी में भी मनोज जी ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि हम भी पूरी तरह से अवेयर हैं, हम जानते हैं कि हमको किस तरह की तैयारी करनी है और किन मुद्दों के साथ हमको जनता के बीच में जाना है। साथ ही चंद्रमोहन जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हमारी संगठन की तैयारी आज से नहीं चल रही है, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और बड़े चेहरे के साथ हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा हम जल्द ही घोषित करने वाले हैं। तो लगातार आप प्राइम न्यूज के साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पल पल का अपडेट प्राइम न्यूज आपको दिखाने वाला है। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।